बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट नासिर सदुज़ई। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रावल न्यूज़। नाज़रीन, जिस शख्सियत को हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान रावलपिंडी कैंट का एक नाम जनाब इफ्तिखार अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अलवी साहब, थोड़ा सा अपना तारुफ़ करवा दीजिएगा। नाम तो आपने बता दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जॉइनिंग जो है मेरी, वो तकरीबन 2007-8 में मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। और तहरीक इंसाफ की जो मदर बॉडी है या तंजीमी स्ट्रक्चर है, उसको 2010 में जाके जो है ना मैंने बाकायदा तौर पे ज्वाइन किया रावलपिंडी कैंट से। आपकी क्वालिफ़िकेशन और कहाँ से आपने अपनी तालीम हासिल की? इब्तदाई तालीम तो मेरी सरगोदा से है, क्योंकि मैं सरगोदा से बिलोंग करता हूँ। और गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा जो है, जो अभी आजकल यूनिवर्सिटी बनी हुई है, वहीं से मैंने इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की। और उसके बाद मैं चूँकि पिंडी शिफ्ट हो गया कारोबारी मसरूफियात की वजह से अपनी, तो अरसा कोई 22-24 साल से जो है मैं रावलपिंडी कैंट में मैं रिहाइश पज़ीर हूँ। तो इसके बाद जो है यही शहर है, यही हमारा अपना शहर है अब, रावलपिंडी कैंट। अच्छा, आप तहरीक इंसाफ में क्यों आए और आप अभी तक आपको कितने ओहदे मिल चुके हैं तहरीक इंसाफ में? किन किन ओहदों पे आप रहे हैं? जी, मैं बाकायदा तौर पे नीचे से ग्राउंड से जो है ना मेहनत करके आया हूँ, क्योंकि रावलपिंडी कैंट में जो लोग जानते हैं, जो पुराने लोग बैठे हुए हैं, हम लोगों ने रावलपिंडी कैंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी मेहनत की है माजी में। तो मैं सबसे पहले जो है अपना वार्ड लेवल पे, क्योंकि कैंट में जो है वो यूनियन कौंसिल से हट के वार्ड लेवल का सिलसिला होता है, कंटोनमेंट बोर्ड वगैरह में आपको पता ही होगा। तो मैं सबसे पहले जो है 2012 में जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ था, उसमें मैं अपनी वार्ड जो वार्ड नंबर 2 थी उस वक़्त, उसमें एज ए प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट हुआ था। और बाकायदा कंपटीशन के बाद, इलेक्शन के बाद जो है वो मेरी जो पहला ओहदा था उसमें रावलपिंडी कैंट में। उसके बाद अभी जो है मुझे रावलपिंडी कैंट में वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा दिया गया है मदर बॉडी में। तो मैं उसके लिए पार्टी की क़यादत का मशकूर हूँ। अच्छा अलवी साहब, आप ये बताएं कि आप माशाल्लाह काफ़ी धीमे लहजे के आदमी हैं, आप एग्रेसिव भी ज़्यादा नहीं होते और अभी तक आपके जो वार्ड के अंदर आपकी इतनी मीटिंग्स वगैरह भी होती हैं और अभी तक आप जो कोई ऐसा प्लान आपने यहाँ इस वार्ड अपनी वार्ड के लिए या इस कैंट के लिए, आप जितनी वार्ड हैं उनके ऐसा कोई प्लान आपने पेपर वर्क किया हो, कोई ऐसा प्लान आपने बनाया हो जो आप अपने नाज़रीन से शेयर कर सकें, ताकि इस हल्के के अवाम को पता चले कि आपकी जो मदर बॉडी है वो क्या कर रही है? देखिए जी, प्लान्स तो हमने बहुत सोचे थे 2018 के इलेक्शन से पहले, चूँकि हम लोगों को इंतज़ार था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक दफ़ा क़यादत में आए, वफाक में आए, पंजाब में आए, तो उसके बाद हम अपने जो ख्वाब हैं उनको पूरा करेंगे। तो प्लान्स तो हमारे इसलिए बहुत ज़्यादा थे कि हम खुद ग्राउंड के वर्कर हैं और हमने मेहनत की है, नीचे से ऊपर आए हैं। तो प्लान्स हमारे पास बहुत थे, लेकिन बदकिस्मती से 2018 का इलेक्शन जीतने के बाद भी हमसे जो है वो हमारी खिदमात उस तरह ली नहीं गई। हमसे पार्टी ने फ़ायदा उस तरह नहीं उठाया। पार्टी के तंजीमी स्ट्रक्चर में तो उन्होंने एडजस्ट किया, लेकिन वो स्ट्रक्चर जो है वो उसका उस तरह मज़ा नहीं है, क्योंकि बग़ैर पावर्स के, बग़ैर इख्तियारात के आप क्या कर सकते हैं। जब तक हमारे MNA और MPAs हज़रात जो हैं वो हमारे ऊपर कोई ड्यूटी नहीं डालते, हमें कोई ज़िम्मेदारी नहीं देते, हमें कोई इख्तियारात नहीं देते, उस वक़्त तक जो है वो प्लान्स, तो मैं अभी शुरू हो जाऊँ तो आपको मैं एक से एक प्लान बताऊँगा कि मैंने जो सोचा हुआ था कि जी कैंट को हमने कैसे क्लीन एंड ग्रीन करना है, कैंट के जो तंजीमी स्ट्रक्चर होगा उसको कैसे लेके चलना है। और उसके बाद लोगों की जो असल जो ये था कि ख्वाब था हमारा कि हम लोगों की खिदमत करें, क्योंकि हम लोग सियासत में आए इसी वजह से हैं। हमारा और कोई मकसद नहीं है, ना मेरे वालिद साहब ने सियासत की, ना मेरे दादा ने सियासत की। हम लोग तो वो लोग थे जो खान साहब के नज़रिए से मुतासर होकर आए थे कि चलें हम अपने मुल्क को चेंज करें, तब्दीली लेके आएँ। तो प्लान तो हमारे पास बहुत थे, शुरू से ही थे, लेकिन बदकिस्मती से हम उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। जैसे खान साहब का ये प्रोग्राम जो उन्होंने गरीबों के लिए, जिस तरह आप कह रहे हैं उन्होंने गरीबों के लिए
जो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने शुरू किए हैं, और जब भी वो खान साहब तकरीर करते हैं तो वो गरीबों का ज़िक्र ज़्यादा करते हैं, उनका झुकाव जो गरीबों की तरफ ज़्यादा होता है, उनकी लगन गरीबों की तरफ ज़्यादा होती है। तो आप क्या समझते हैं कि जो पहले यहाँ पे इस हल्के में जितने काम हो चुके हैं, जो पहले जो जो अभी अपोजिशन वाले हैं, वो जो उन्होंने जब अपने इक़्तिदार में थे उन्होंने काम किया, तो क्या आप पीटीआई ने अपने 2.5 सालों में इस हल्के में उस तरह के काम किए, कोई ऐसा काम जो बड़ा काम हो जो आवाम को नज़र आए? देखें जी, जहाँ तक ख़ान साहब की बात है और ख़ान साहब के जो उन्होंने प्लान्स अपने जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए हैं उन्होंने, उनकी तो मैं नहीं कहता, उन्होंने तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। अगर आप सिर्फ़ एक एहसास प्रोग्राम को ही ले लें, तो चूँकि लॉकडाउन के दिनों में हम लोग लोगों की खिदमत के लिए निकले हैं। कोरोना की वजह से पूरा मुल्क बंद था, जैम था। हम लोगों ने एक कंबाइंड टीम वर्क की सूरत में जो पुराने साथी थे, तंजीमी स्ट्रक्चर में थे या नहीं थे, तमाम लोगों ने मिलके काम किया है। तो उसमें एहसास प्रोग्राम जो है वो गरीबों की जो वो 12,000 रुपए की इमदाद थी ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया था और वो बहुत ही ज़बरदस्त इम्प्लीमेंट हुआ। क्योंकि मुझे इत्तेफ़ाक हुआ कि एक दफ़ा मुझे कॉल आई कि जी वो हमें जो है वहाँ से पैसे नहीं मिल रहे, क्योंकि हमारे जो थंब्स का मसला है उसका फिंगरप्रिंट्स का वो नहीं हो रहे वेरीफ़ाई। तो हल्के में से किसी का फ़ोन था, तो मुझे जाना पड़ा उस सेंटर पे। तो मैंने जाके देखा तो वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में फैमिलीज़ थी, बेशुमार लोग थे और तकरीबन हर घर का एक बंदा था। तो सारा दिन मैंने उन लोगों के साथ मिलके वहाँ पे काम किया, उस बंदे का मसला भी हल किया। तो वहाँ मैंने देखा कि कम अज़ कम एक दिन में जो 10 से 12 घंटे का जो 8 से 10-12 घंटे का टाइम था, उसमें कम अज़ कम 250 से 300 फैमिली जो है वो मेरे सामने क्लियर होके गई हैं, जिनको 12,000 जो है ईच फैमिली मिला। तो ये एक ज़बरदस्त काम था। हाँ, ये तो आपने सही कह रहे हैं कि खान साहब ने बिला तफरीक किसी पार्टी का या कोई गरीब जो गरीब हैं वो उनको इक्वल सबको पूरी पाकिस्तान में उन्होंने ये इम्प्लीमेंट करवाया है, उन्होंने एहसास प्रोग्राम को, और उसका क्रेडिट खान साहब के बाद सानिया निश्चित साहिबा को देना चाहिए कि जिन्होंने इतना अच्छा उसको मैनेज किया और बहुत अच्छा वो लेके चल रही हैं उसको। अब ये बताएंगे, आप जब हुकूमत में नहीं थे तो आप उस वक्त बेहतर था या वो हुकूमत में आके बेहतर फील कर रहे हैं? देखें, बात ये है कि जब हम अपोज़िशन में थे तो मुत्तहिद थे, हम में इत्तेफ़ाक था, हम में ग्रुपिंग किसी हद तक ये थी कि टिकटों के मामलात में ग्रुपिंग थी। कोई ग्रुप जो है, कुछ लोग किसी एक शख्सियत को पसंद करते थे, कुछ लोग किसी दूसरी शख्सियत को पसंद करते थे। लेकिन हमारे अंदर जो है ना इत्तेफ़ाक था, जब भी एक कॉल चलती थी तो हम सब लोग इकट्ठे हो जाते थे। और आपने देखा है कि हमने लॉकडाउन के दिनों में जो लॉकडाउन पुराने की मैं बात कर रहा हूँ, ये कोरोना वाले की बात नहीं कर रहा। यहाँ जो धरने के दिन थे 126 दिन, हम किस तरह कंबाइंड हो के यहाँ से टीमें लेके रोज़ गाड़ियों में निकलते थे और हम लोग जाते थे। वो मज़ा अब नहीं है। जब से हम इक़्तिदार में आए हैं, इक़्तिदार में आने के बाद ये तकरीबन 2.5 साल का अरसा जो गुज़रा है, इसमें शायद एक दफ़ा मुझे मेरे एमपीए की कॉल आई होगी और एमएनए की कॉल आज तक नहीं आई। तो हम वो लोग हैं जो कि जिनको पूरी दुनिया ये कहती है कि यार ये कैंट में जो है ये की लोग थे, जिन्होंने मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा हम लोगों ने उस वक़्त यहाँ पे लगाया था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे को लोग पहचानते भी नहीं थे। तो अभी 2018 के इलेक्शन के बाद एकदम पलटा हुआ है और हम जैसे लोग जो हैं अभी बिल्कुल जो है वो डिसहार्ट हुए हैं, ज़्यादातर वो साइडों पे हो गए हैं। चले, मुझे तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि मुझे कैंट बॉडी में तंजीमी स्ट्रक्चर में चलो कोई थोड़ी सी ज़िम्मेदारी मिल गई, उसमें थोड़ा बहुत जो है हम कंट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन उसमें भी हमारे पास अख्तियारात नहीं है, तो वो उस तरह मज़ा नहीं है जैसे इलेक्शन से पहले था। मुझे आप कि वो टाइम में जब आपने उस वक़्त का वो वक़्त याद है कि जब आप लोग यहाँ में तंज़ीम साज़ी कर रहे होते थे, तो आपके बारे में बड़ा मशहूर था कि आप बहुत अच्छा जो मैनेज करते हैं किसी भी चीज़ को, आपका पेपर वर्क बड़ा अच्छा होता था, आपकी स्पीच बड़ी अच्छी होती थी और आपने यहाँ से सबसे ज़्यादा जो है ना आपने यहाँ पे मेंबर साज़ी की थी। तो उस वक़्त और अब जो है कैसा फ़ील हो रहा है? हाँ, वो असल में हमारा ऑफ़िस है ये, आपको पता ही है, ये पीरविदाई मोड़ पे सरदार नासिर साहब हमारे सीनियर थे। तो एक ये सीनियर थे और एक हमारे साथ उमर तनवीर भट्ट साहब जो अभी हालिया एमपी हैं।
ये 2 ही बंदे होते थे जो ज़्यादातर आगे हर मामलात में नज़र आते थे। तो उस वक़्त एक कॉम्पिटिशन चला था कि 2015 की बात है गालबन या 16 की, कि जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन की कॉल हुई थी दोबारा। तो उसके लिए हमारे ऑफ़िस के अंदर एक कॉम्पिटिशन चला था कि हर बंदे को टास्क दिया गया था कि आपने अपनी पर्सनल मेंबर साज़ी करनी है। तो उसके लिए पर्सनल डाटा वग़ैरह कलेक्ट किया था हम लोगों ने। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस ऑफ़िस में सबसे टॉप किया था, मुझे याद है। लेकिन वो दिन वो थे, मैं जब आपको बता रहा हूँ ना कि हम पूरे दिल से जो है ना काम कर रहे थे। अब आप हमारी बदकिस्मती समझें कि हमने अपने एमपी और एमएनए वार्ड की जो आपको ये कैंट की ज़िम्मेदारी मिली है, तो आपने माशाल्लाह काफ़ी वार्ड सारी तकरीबन वार्ड भी आपने सारी कंप्लीट कर ली हैं, अपना वर्क कंप्लीट कर लिया, वहाँ पे टीमें अपनी खड़ी कर दी। तो क्या आपकी वार्ड की तरफ से इनपुट आपके पास आती है? आपका कोई ऐसा मीटिंग होती है कि जिस पे वार्ड्स वाले आपको अपनी आके इनपुट देते हैं कि ये काम है? क्या उसका आप पेपर वर्क कर रहे हैं या अपनी किसी प्रोफ़ाइल के तौर पे आपने ये सारे जो उनके काम होते हैं, वो आके सबमिट करते हैं आप? देखें, ये जब हमें कैंट बॉडी में ये जो ओहदे मिले हैं ना, तो उसके बाद हमें टास्क दिया गया कि आपने वार्डों की तंजीम साज़ी करनी है। तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि हम ग्राउंड के वर्कर हैं शुरू से ही, मेहनत करके आए हैं। तो हमारे राब्ते जो हैं वो नीचे ग्राउंड ग्रास रूट पे जो है ना, नीचे बहुत नीचे तक मौजूद थे। तो हमें वार्डों की तंजीम बनाने में और मेरिट पे लोगों को लाने में कुछ ज़्यादा दुश्वारी नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह कैंट की 10 वार्ड्स हैं, रावलपिंडी कैंट की। तो हमने उनको मुकम्मल किया। मुकम्मल करने के बाद हमने उन लोगों को आगे टास्क दिया कि वो अपने इलाकों में जो है, जो-जो ज़िम्मेदारियाँ उनको दी गई हैं, वो अपने प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के नीचे जो है वो काम करें। तो उसमें हम लोग, मेरी कोशिश होती है कि मैं राब्ते में रहता हूँ मुख्तलिफ़ वार्ड्स के लोगों के साथ, उनसे उनके मसाइल अभी भी पूछता रहता हूँ, उनसे जो अपडेट्स वगैरह लेता रहता हूँ। तो इसी तरह कैंट के सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी जो है, मुझसे अलावा भी जो शख्सियात हैं, वो भी उन लोगों के साथ इन टच है। और लोगों के साथ हम मिल के जितना कि डिलीवर कर सकते हैं हम कर रहे हैं, लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें सिर्फ थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें ये आता है कि हमें एम्पावर नहीं किया गया, अख्तियारात नहीं दिए गए ना। तो उसकी वजह से कुछ मसाइल, कुछ लोगों के मसले रह जाते हैं, लोगों के काम मुकम्मल नहीं होते। कोशिश करते हैं हम अपने एमपी एमएनए की ऑफिस से मदद लें, उनके लोगों को जो है हम कोशिश करते हैं कि उनको टच करें, जो काम हमसे नहीं हो सकते हम उनके थ्रू करवाने की कोशिश करते हैं। तो इस सिलसिले में हमारे एमएनए ऑफिस से, जो एनए 61 से आमिर महमूद कियानी साहब हमारे एमएनए हैं और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, सेक्रेटरी जनरल भी हैं। ज़ाहिर है उनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, वो पूरे पाकिस्तान को लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो उन्होंने जो अपनी टीम छोड़ी हुई है, उसमें शर्जील यूनस के साथ रब्ता रहता है। तो लोगों के मसाइल हल करने में जब भी उनको कॉल करते हैं, वो हमारे साथ ताउन करते हैं। तो जो अभी डेवलपमेंट फंड आए थे, जो काम हो रहे थे, क्या आपकी वार्ड के अंदर काम वगैरह हुए हैं? उसमें अभी तो बिल्कुल इब्तदाई लेवल पे है। हमारी वार्ड में वो वार्ड 2 में वार्ड सबका वार्ड 2 थी, अभी वार्ड 1 हो गया। उसमें साख खान हमने एज ए प्रेसिडेंट लिया। तो उनको उनके पास आए थे, उनकी टीम के पास 30 लाख रुपए का फ़ंड आया था आमिर महमूद कियानी साहब के ऑफिस से। तो उन्होंने मेरे ख्याल है कुछ डेवलपमेंट स्कीम्स दी हैं उधर अपने इलाके में, जो पल्ली तरफ पीछे वाली जो आबादियाँ हैं, आपको पता है, जैसे हबीब कॉलोनी है, कल्यामाबाद और वो हाफजाबाद वगैरह, वहाँ पे उन्होंने कुछ काम किए हैं। लेकिन वो 30 लाख, आप सोचें ना कि एक वार्ड अगर हमारी देख लें तो उसकी जो आबादी है उसको देखें, उसका वोटर देखें, 30 से 35 हज़ार वोटर सिर्फ हमारी वार्ड का है। तो आबादी तो उससे भी ज़्यादा है। तो कॉलोनीज़ अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो और भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस फंड के साथ सारे मसाइल हल नहीं हो सकते ना। तो कोशिश कर रहे हैं कि जो जितना हो सकता है वो कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये बताएँ आप कि जो वार्ड्स वगैरह के काम हैं, वो तो चलें, जो कहीं गलियाँ बननी हैं या लाइट्स लगनी हैं, ये इस तरह के काम तो वार्ड्स वाले आपके जो जितने ओहदेदारान हैं, वो आप तक अपने वार्ड्स की जो है वहाँ पे प्रोग्राम अपना पूरा बना के एक चीज़ आपके पास लेके आते होंगे पे वर्क करके। तो लेकिन ये मुझे आप एक मदर बॉडी हैं और आपकी जो मदर बॉडी है, इसके अंदर सारे बड़े मज़बूत नाम हैं, यंग कैंट के सब बड़े नाम हैं जो उस मदर बॉडी के अंदर है। तो आपकी जो सोच है या आपका जो है वो तो होना चाहिए यहाँ पे जितना है, ये कहें यहाँ पे एजुकेशन का इशू है, यहाँ पे जो स्कूल्स वगैरह का इशू है कि यहाँ के स्कूल की क्वांटिटी अब कम है, यहाँ पे हॉस्पिटल का भी इशू है। तो इसको किस तरह देखते हैं, इस तरह का कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है जिसके ऊपर आपने को वर्किंग करके यहाँ बच्चों को खेलने के लिए, यहाँ पे ग्राउंड कोई नहीं है, बिल्कुल ग्राउंड नहीं है। अब ग्राउंड नहीं है तो उसकी वजह से बच्चे ज़्यादातर, आपको पता है, आज मोबाइल्स में इन गेमों में जाते हैं, बच्चे नफसियाती भी हो जाते हैं, उनकी आंखों का भी प्रॉब्लम होता है। तो ग्राउंड्स वगैरह के लिए भी आपने कभी अपने एमपी या एमएनए साहब से इस तरह की कोई
की डिस्कशन? अच्छा, इसमें मैंने 3 से 4 दफ़ा जो है आमिर कियानी साहब से मुख्तलिफ़ मीटिंग्स में मैंने उठ के उनसे ये चीज़ें उनसे बयान की थी। आपको पता है यहाँ पे जो सिहाम का इलाका है, उसके साथ वारान का एक बहुत बड़ा डिपो था, बस स्टॉप था। तो वो जगह जो है वो गवर्नमेंट की जगह है और वो सबका जीटीएस जहाँ पे जो होती है। जीटीएस होती थी, वो तकरीबन कनालों में जगह है। तो मैंने उनको ये तजवीज़ दी थी, कुछ उनके अपने भी ज़हन में भी था, कुछ और दोस्तों ने भी उनको कहा था। तो उसके ऊपर वो प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाएँगे, जो मतलब है इस इलाके में लोगों के मसाइल हल करने में, सेहत के मसला हल करने में जो है ना, वो हमारे लिए बहुत की रोल होगा। और उसी में मैंने उनको ऐड किया था कि कुछ कॉलोनीज़ हैं, जो पख्तून कॉलोनीज़ हैं हमारे इलाकों में, जहाँ पे पख्तूनों की अक्सरियत है, तो वो अपनी बच्चियों को जो है ज़्यादा दूर पढ़ने के लिए नहीं भेजते। तो उनके इलाकों में, उनके पास जो है कोशिश करें कि वहाँ पे स्कूल्स वगैरह, गर्ल्स स्कूल जो हैं बच्चियों के, उसके ऊपर भी मैंने उनको कहा था और उन्होंने कहा था कि जी इसके ऊपर इंशाल्लाह हम करेंगे। और ये जो वारान वाली जगह है, यहाँ पे भी उनका प्लान था कि हॉस्पिटल के अलावा यहाँ पे एक बड़ा और मियारी जो है ना वो तालीमी दरसगाह बच्चियों के लिए स्पेशली वो यहाँ पे बनाने का इरादा रखते हैं। देखते हैं कि अभी वो कब ये इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तकरीबन आधा टेन्योर तो हमारा गुजर गया, तो हमारी दुआ है कि जल्दी से जल्दी करें ताकि इलाके के लोग जिन्होंने हमें मुंतखब किया है, हमारे कहने पे वोट डाले हैं, तो हम उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरें। अच्छा, आप बहुत ही धीमे लहजे के हैं और एग्रेसिव आप बहुत कम होते हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? कोई ख़ास वजह नहीं है, हर इंसान की अपनी नेचर होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि डिप्लोमेटिक तरीके से सारे मामलात हल किए जाएँ, क्योंकि कोई भी मसला होगा, आप उसमें लड़ाई झगड़ा कर भी लें तो आखिर में आना तो आपने टेबल के ऊपर ही है ना। तो पहले ही बंदा वो कोशिश करे कि जिससे ये मामलात जो हैं सुलझ जाएँ। आप माज़ी के कुछ हवालों से बार-बार मुझे कह रहे हैं धीमे लहजे के, मैं शुरू से ही आपको पता है इसी तरह का हूँ। सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारे पास। नाज़रीन, ये थे रावलपिंडी कैंट के वाइस प्रेसिडेंट इफ्तिखार अलवी साहब, जिन्होंने आज खुल के अपने दिल की बातें की हैं, हमारे सवालात के जवाबात दिए हैं। तो सवाल करने और जवाब देने का मकसद सर ये नहीं होता कि किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचानी, ये होता है कि अपने इलाके के, अपने जो एरिया उसके काम किए जाएँ, ताकि जो हम जिन लोगों ने हमें वोट दिया है इस पीटीआई को, वो ताकि अपने उनको ज़रा कंफर्टेबल फ़ील हो कि हाँ, हमने सिलेक्शन अपने बंदों की ठीक की। तो आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन में क्लिक कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपके सवालों का जवाब दे सकें। बहुत